नमस्कार, बंसल न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात जनाब की। जी हां, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कांग्रेस पर न सिर्फ तंज कसा बल्कि शब्द बाणों से विपक्ष की हाल ही उधेड़ दी। मोदी सोमवार को शाम 5:30 बजे लोकसभा में बोलने खड़े हुए। उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नाम लिए बिना राहुल गांधी को भी जवाब दिया। मोदी ने कहा, देश के उद्यमियों को कोरोना वेरिएंट कहना ठीक नहीं। दरअसल राहुल ने बुधवार को कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था में डबल ए वेरिएंट फैला हुआ है। डबल ए यानी अंबानी और अडानी। जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोल रहे थे उस समय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। इस पर मोदी ने तंज कसते हुए कहा, कुछ लोग बोलकर भाग जाते हैं, झेलना इन बेचारों को पड़ता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लॉकडाउन में कांग्रेस ने मजदूरों को डराया। दिल्ली सरकार पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कांग्रेस की तरफ से टोका टोकी शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें रोका। इस पर पीएम ने चुटकी लेते हुए कहा, दादा उम्र के इस पड़ाव पर भी बचपन का मजा लेते हैं। इन सब के अलावा मोदी ने महंगाई पर नेहरू का भाषण याद दिलाया। इतना ही नहीं, राष्ट्र की परिभाषा पर विपक्ष को घेरते हुए कई ऐतिहासिक तथ्य भी रखे। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। अब हर एक को अपना सीआर सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए, और मैं मानता हूं जितना किया है उससे आपका सीआर ठीक हो गया है। जिन लोगों को रजिस्टर करना है, आपके इस पराक्रम को कर लिया है जी, ज्यादा क्यों कर रहे हो? इस सत्र में तो कोई आपको नहीं निकालेगा, विश्वास करो। इस सत्र में आपको कोई निकालने का नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। हमारे देश के उद्यमी एक कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? कोई जरा आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो सही, ये क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। संविधान की प्रस्तावना में लिखा, राष्ट्र पढ़ने में न आए, ये हो नहीं सकता है। राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। अब आपको लोकसभा में हंगामे की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी को अपना भाषण रोकना पड़ा। हंगामे की वजह से उन्हें बैठना पड़ा। हालांकि ये हालात थोड़ी ही देर के लिए बने, लेकिन विपक्ष के रवैये पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, एक मिनट, आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, प्लीज। माननीय सदस्य, प्लीज, एक मिनट चुप रहिए आप भी। माननीय सदस्य, आप चुप रहिए, आपको किसने इजाजत दी? बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। लेकिन माननीय सदस्य, आपने जब बोला तो मैंने कहा कि कोई भी
इस सदन में नेता बोल रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आज आप ये उचित व्यवहार नहीं है। सदन के नेता बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। ठीक है, आप बैठिए, आपको मौका नहीं दिया मैंने। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्लीज। माननीय दादा, आपको मौका नहीं। माननीय सुरेश, प्लीज। माननीय हाँ, अध्यक्ष जी, समझाएंगे। आप पूरा सुनो, सब समझाएंगे। सदन में थोड़ी बहुत टोका टोकी तो आवश्यक होती है, जरा गर्मी रहती है, लेकिन जब सीमा के बाहर जाता है तो जरा लगता है कि हमारे साथी ऐसे हैं। संसद में एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी से गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है कि वो सरकार की तरफ से दी जा रही सुरक्षा ले लें। पिछले दिनों हापुड़ में ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें जेड श्रेणी सुरक्षा दी गई है, जिसमें बुलेट प्रूफ कार और सीआरपीएफ के जवान शामिल है। लेकिन मौखिक रूप से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान ओवैसी से सुरक्षा लेने की अपील की है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। और पंजाब में वोटिंग से 13 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा के चीफ को 21 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। गुरमीत हरियाणा की रोहतक जेल में बंद थे। दरअसल पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं, जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। राम रहीम की रिहाई को पंजाब चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब के माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्र में डेरे अपना सियासी वर्चस्व रखते हैं। डेरों के प्रमुख राम रहीम का 21 दिन की पैरोल यानी छुट्टी है आवेदन, वो हरियाणा जेल विभाग ने मंजूर किया है पैरोल का। राम रहीम 2 साध्वियों के रेप और 2 हत्याओं के आरोप में सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। यूपी चुनाव में ममता दीदी की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव के बुलावे पर ममता आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। अब सियासत में यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा ममता के बंगाल मॉडल को अपनी जीत का मॉडल बनाएगी। ममता के लखनऊ दौरे के बड़े सियासी मायने हैं। जिस तरीके से ममता ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात दी थी, अब अखिलेश ममता के साथ मिलकर यूपी में भी ममता के उसी मॉडल पर भाजपा को हराने की तैयारी में। ममता ने जिस तरह बंगाल में खेला होइबे का नारा दिया था, अखिलेश ने भी राजभर के साथ मिलकर यूपी में खदेड़ा होगा का नाम दिया है। जिन्हें जो लड़ने के लिए जो लड़ाई कर रहा है, उसका साथ में सबको साथ देने का आज जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी हारे, समाजवादी पार्टी जीते, यूपी को आगे दिशा दिखाने के लिए। इसी के लिए मैं असेंबली में एक भी सीट में नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं जा रहा हूँ उसको मोरली सपोर्ट करने के लिए। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। खास बात यह है कि यूपी, उत्तराखंड और गोवा के चुनावी प्रचार में एमपी के दिग्गज भी हिस्सा ले रहे हैं। या तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के बड़े नेता यहां चुनावी कैंपेन कर रहे हैं या फिर कैंपेन करने वाले हैं। सवाल यही है कि क्या इनका असर उन प्रदेशों में पड़ेगा? क्या ये 2023 के एमपी विधानसभा चुनाव का युद्धाभ्यास जैसा भी होगा? क्योंकि यहां तेवर कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, गोवा का चुनावी मैदान, एमपी के सूरमाओं का यहां प्रचार धमाल। दिग्गजों का क्या होगा इफेक्ट? किसका दांव कितना परफेक्ट? उत्तराखंड में शिवराज सिंह चौहान चुनाव मैदान में उतर गए हैं, तो यूपी में कमलनाथ भी बहुत जल्द सभाएं करते दिखेंगे। भले ही एमपी का चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ के दिग्गज इन राज्यों में पार्टी का प्रचार संभालेंगे। 7 फरवरी यानी सोमवार को
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में चुनावी प्रचार में शामिल हुए। यहां वो डोर टू डोर घूमते दिखे, साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधते दिखे। ये राहुल और केजरी, राहु और केतु, और ये अगर उत्तराखंड में आ गया तो ये मानना कि विकास को ग्रहण लग जाएगा, जो मुरली देवी कह रही थी। उत्तराखंड से पहले शिवराज गोवा भी जा चुके हैं, वहां भी उनका अलग अंदाज दिखा है। शिवराज जी की लोकप्रियता है लगातार, वे 17 साल से मध्य प्रदेश में या सरकारों में भी हैं, 15 साल की अवधि उनकी पूरी हो गई और इनकी जन जन में लोकप्रियता के नाते वो यूं भी देश में कहीं भी चुनाव हो, विशेषकर हिंदी प्रदेशों में और हिंदी प्रदेशों के अतिरिक्त भी उनको जैसे बुलाया जाता है, तो उनकी लोकप्रियता के कारण जहाँ से उनकी डिमांड होती है शिवराज जी वहाँ जाते हैं। देखिए, कमलनाथ जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे वरिष्ठ नेता होने के कारण उनके संपर्क सभी प्रदेशों में बहुत अच्छे हैं। केंद्रीय मंत्री जब भी रहे तो उन्होंने कोशिश करी कि कहीं ना कहीं जिस प्रदेश से जो भी आया उसको कुछ ना कुछ उन्होंने दिया, तो सभी प्रदेशों से उनकी डिमांड ज़रूर आती है। तो यही कारण है कि आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनको जहाँ भी बुलाया जाएगा, जहाँ से भी उनका आएगा, वो सहयोग कर रहे हैं। बेशक आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी शिवराज अपना दम दिखाएंगे, लेकिन एक नज़र बीजेपी और कांग्रेस के उन चेहरों पर गौर कर लीजिए जो अभी से मैदान में डटे हैं, या फिर वो वहां मैदान में प्रचार की कमान संभालेंगे। बीजेपी से कमल पटेल, रामेश्वर शर्मा, अरविंद भदौरिया यूपी के मैदान में उतर चुके हैं। वहीं कमलनाथ सत्यनारायण पटेल स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते दिखेंगे। दिग्विजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते दिखे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल भी प्रचारक की लिस्ट में हैं। इन सब के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा भी यूपी, उत्तराखंड, गोवा में दिखाई दे सकते हैं। अब इन राज्यों में उनके भाषण का कितना असर होगा, ये तो गहरे विश्लेषण का विषय है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, एमपी के नेताओं का चुनावी युद्धाभ्यास दूसरे राज्यों में होने वाले इलेक्शन कैंपेन से शुरू हो चुका है। इसमें 2023 में एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की झलक भी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कंसर्न न्यूज। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की इगलास विधानसभा के वोटरों ने इस बार चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया था। ऐसे में भुरंगा, गढ़वा और नगड़ालिया गांव के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार कर रहे थे। यहां किसी भी पार्टी के नेता को गांव में आने की इजाजत नहीं थी। एसडीएम और डीएम की समझाइश के बाद भी अपने फैसले पर अड़े रहे। ऐसे में जब एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का इन गांव में चुनावी कार्यक्रम बना तो ग्रामीणों ने कमल पटेल का गांव के बाहर न केवल स्वागत किया बल्कि उन्हें गांव के अंदर भी बुलाया। कमल पटेल ने भी गांव वालों को सड़क बनाने का आश्वासन देकर चुनाव बहिष्कार के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। तो मैं आने के चुनाव के बाद में भी आऊंगा, मुख्यमंत्री से जो मंत्री बनेंगे, पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विकास, सबसे बात करके मेरी जिम्मेदारी है आपके काम कराने की, जो वादा किया मैं पूरा मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ आपसे, मेरे साथ मेरी बात से जो मैंने कहा है, आप रात को सोते समय 5 मिनट विचार करके अपने सीने पे हाथ रख के कहना कि कमल पटेल ने जो कहा वो सही कहा कि नहीं कहा। और अगर आपको लगे कि मैंने सही कहा तो पूरे एक एक घर से वोट निकाल कर जब पेटी खुले ना मतदान केंद्र की, तो कमल ही कमल निकले। की बात करते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। जिला अध्यक्ष रुचि गुप्ता के समर्थन में इस्तीफे शुरू हो गए हैं। जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्षों ने इस्तीफे दिए। 5 ब्लॉक अध्यक्ष, 2 वार्ड अध्यक्ष, एक जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री शामिल है। तो प्रदेश भर में इस्तीफों का दौर शुरू होने की बात कही जा रही है। पार्टी में महिलाओं का सम्मान और पार्टी प्रोटोकॉल न होने का कारण बताया जा रहा है। कल रुचि गुप्ता ने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। प्रियंका गांधी को पत्र लिखा और कई सवाल खड़े किए हैं। इस पर पूछा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन लड़ना किससे है, अपनों से ही है क्या? मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर पूर्व सीएम उमा भारती ने अपना रुख दिखाया है और वो ये रुख जो है वो चर्चाओं में भी है। उन्होंने एक बार फिर से 14 फरवरी को अपनी रणनीति का खुलासा किया और कहा कि जो होगा आप उसी दिन देखिएगा, लेकिन प्रदेश को लेकर, सियासत को लेकर कुछ और भी कहा
जिसे इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। शराबबंदी पर फिर सियासत। उमा भारती ने फिर छेड़ा मुद्दा। 14 फरवरी को रणनीति का खुलासा। मैं शराब के खिलाफ हूं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरह से इसमें विश्वास करती हूं। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, परम सतोगुणी चरित्र के व्यक्ति हैं। निजी जीवन में उनकी शुचिता साधु संतों जैसी है। वो गृहस्थ होते हुए भी एक संत व्यक्ति हैं। बीडी शर्मा भी इसी प्रकार से हैं। जब सब लोग शराब के खिलाफ हैं तो वो क्या अड़चने हैं जो दूर नहीं हो पा रही, इसके बारे में हम शिवराज जी से बात करेंगे। इसके बारे में मैं शिवराज जी से चर्चा करूंगी, लेकिन जिनको इस पर बोलना वो लोग मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं। यूं तो उमा भारती एमपी की सक्रिय सियासत से सालों से दूर है, लेकिन उनका जरा सा इशारा भी सूबे की सियासत में बड़ा असर पैदा करता है। शराबबंदी को लेकर उमा भारती लगातार सक्रिय रही हैं और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि 14 फरवरी को वो अपनी रणनीति का खुलासा करेंगी। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा उनके सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तारीफ करने के अंदाज की है। जाहिर है कांग्रेस को भी बोलने का मौका तो मिल ही गया है। उमा भारती जी इस प्रदेश की बड़ी नेता हैं और यदि वो शराबबंदी को लेकर आंदोलन करने की बात कह रही हैं, यह बात सही है कि तारीख पे तारीख दिए जा रही हैं, मगर उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए तो 14 फरवरी के बाद वो शराबबंदी को लेकर यदि इस प्रदेश में कुछ करती हैं तो इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद आदरणीय उमा दीदी के उस आंदोलन में शिरकत करूंगा। और उन्होंने यह भी कहा है आज कि शिवराज सिंह जी गृहस्थ होकर भी संत हैं, वीडी शर्मा जी भी संत हैं, उनके संगठन महामंत्री जी जो हैं वो संघ के प्रचारक हैं। तो ये संत और संघ के प्रचारकों के राज्य में शराब बिकवा कौन रहा है। उमा भारती लंबे समय से शराबबंदी की बात करती रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी बयानबाजी ही हो रही है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने उस पर पलटवार करने में देरी नहीं की। और ये वही कांग्रेस है जो 15 माह की जब सरकार आई तो घर घर शराब, ऑनलाइन शराब वितरण की बात कर रही थी। और ये वही कांग्रेस है जो 15 माह की सरकार में महिलाओं के लिए बार खोलने की बात करती थी। तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर फेंकने का काम नहीं करते। शिवराज जी ने कहा था कि एक भी शराब की नई दुकान नहीं खुलेगी, एक भी नई दुकान नहीं खुली। उमा भारती जी वरिष्ठ नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। वो जो भी बात करेंगी मुख्यमंत्री जी से, संगठन से, उस पर जो भी निर्णय होगा उसको साझा किया जाएगा। प्रदेश में सरकार नई शराब नीति की घोषणा कर चुकी है और शराब सस्ती होने के भी खूब चर्चे हैं। जाहिर है सरकार इस पर आगे बढ़ने की तैयारी में है, लेकिन सियासत किसी और मूड में ही नजर आ रही है। उमा भारती साध्वी है और साध्वी के साथ राजनीति भी करती है, लेकिन बात शराब नीति की आती है तो फिर सवाल के साथ अपने ही नेताओं, चाहे बीडी शर्मा की बात करें या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, दोनों को संत भी बता देती है। लेकिन लगातार बदलती तारीख, लगातार शराब नीति को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको क्या माना जाए, दबाव, प्रभाव या कुछ और? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मनसन न्यूज़, भोपाल। और जिस तरह से राजनीति अपने अलग अलग रूप ले रही है, उससे यही समझ में आता है कि जो 14 तारीख को उमा भारती का आंदोलन है, जो बयान है, वहाँ कुछ नया सुनने को मिलेगा या फिर वहाँ भी इसी तरह के कुछ नए बयान सामने आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।